Good morning, students. Morning, Good sir. morning, sir. Good morning, Good beta. morning, sir. Good morning. Good morning to everyone present right now in this live class. Okay. So, well, I hope that all of you have started the project work. आप लोगों ने अपना अपना प्रोजेक्ट वर्क का काम शुरू कर दिया Yes, sir. होगा। हाँ, मैं Yes, ऐसी sir. उम्मीद करता हूँ and it should be done in a very proper way. Okay, एक बहुत अच्छा आर्टिस्टिक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होना चाहिए. Okay, is it clear? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So yes, that's all as far as concerned about a small discussion regarding the project. Okay, so without wasting any other time, let us continue with the section where we were discussing, okay, the last section. Okay, so just let me come on that section. Well, we were discussing on this section, if I am correct, the making of Germany and Italy. Was it so? Yes, sir. Yes, sir, it was over. So this was the last section, I think we have completed, है ना? The Prussian model and practices often became a model for rest of the Germany. ये वाला हमारा last line था, ठीक है? चलिए. So now let us come on to next section. ठीक है? अभी ये हमें एक मैप दिया हुआ है, ठीक है? Now this is what the unification of Germany, the process of unification of Germany. Okay, from 1866 up to 1871. यानी ये जो एंटायर यूनिफिकेशन था वो लगभग कितने सालों में कंप्लीट हुआ बेटा? 5 years. In how many years the process was overall completed? 5 years. In 5 years. ठीक है. सो वो जो 5 साल में जो एंटायर प्रोसीजर या प्रोसेस कंप्लीट हुई, ठीक है? well, so this is what the map है ना. अभी ये वाला जो सेक्शन है जहां मेरा कर्सर चल रहा है, now this is the kingdom of Prussia. Okay, and this is what Prussia before 1866. 1866 के पहले प्रूशिया जो लार्जेस्ट किंगडम था among those different states, है ना? तो इतना बड़ा प्रूशिया था. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Sir, yes, sir. जो ये ब्लू कलर में दिया है ना? तो this area was conquered by Prussia in Austro-Prussian War. Now Austro-Prussian War means प्रूशिया का वॉर किसके साथ हुआ? ऑस्ट्रिया के साथ. किसके साथ? Austria. ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. ठीक है. Then next ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला एरिया जो लाइट ग्रीन में है, so it was joined with Prussia to form German Confederation in 1867. ये जो छोटे छोटे एरियाज थे है ना, सेल्शविक है, हॉल्स्टीन है, हनोवर है, ब्रंसविक है, ये 39 स्टेट्स हमने पढ़े थे. कितने पढ़े थे? 39 states. 39. जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, वो जो छोटे छोटे स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स थे, दे जॉइंड प्रूशिया, है ना? फिर इसी तरीके से ये साउथ जर्मन स्टेट्स हैं, ठीक है? और ये जो इलाका है दिस वन, ठीक है, वॉन बाय प्रूशिया इन फ्रैंको प्रूशिया. नाउ फ्रैंको मींस फ्रांस के साथ में. किसके साथ लड़ाई लड़ी?
France. France. So from 1866 up to 1871, ठीक है, ऐसे एक एक करके क्या हुआ, ये एंटायर जर्मनी एक कंप्लीट वन सिंगल यूनिफाइड नेशन में कन्वर्ट, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज व्हाट, इटली यूनिफाइड, ठीक है। अभी ये जो सेक्शन हमें दिया है इटली यूनिफाइड, इस सेक्शन में हम कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या पढ़ेंगे हम, Process of Unification of Italy. प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी जिस तरीके से जर्मनी जो 39 डिफरेंट बिग और स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स से मिलके बना हुआ था, वो क्या हुआ, यूनिफाइड हुआ। तो वैसे ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इटली के बारे में, ठीक है। जो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग नेशन में डिवाइडेड था, अलग अलग किंगडम में डिवाइडेड था, वो भी मिलकर के क्या बना, एक सिंगल कंट्री इटली बना, ठीक। सो लाइक जर्मनी, Italy too had a long history of political fragmentation. जर्मनी की तरह ही इटली जो कंट्री थी, ठीक है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इसका बस इतना मतलब है कि आज का जो कंट्री है इटली, तो आज का जो कंट्री इटली है वो भी एक जमाने में क्या था, बहुत सारे छोटे बड़े किंगडम्स में डिवाइडेड था। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कमलाकांत पांचाल, आर यू प्रेजेंट राइट नाउ? Yes, sir. Why you was absent on 18th of August? सर मेरे दादा मर गया ना, तो मैं गांव आया हूँ। गांव आए हुए हो, ठीक है। मनीष विधाते, मनीष विधाते, Yes, sir. हाँ, why you was absent? अठारह तारीख को तुम भी एब्सेंट थे। बी केयरफुल, हाँ, ये नाटक नौटंकी नहीं चलेगी, समझे? चलो, so Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire, ठीक है। so Italians means जो आज का कंट्री इटली है, वो उस टाइम पीरियड में हम बात कर रहे हैं 1848 के आसपास। सो इटली जो था वो बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स यानी डिफरेंट डायनेस्टीज में डिवाइडेड था, ठीक है। और यूरोप के कुछ हिस्से पर, इटली के कुछ हिस्से पर किसका कंट्रोल था, हैब्सबर्ग एम्पायर का भी कंट्रोल था, ठीक है ना। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th century, now middle of the 19th century means around 1850, around 1850। so 1850 के आसपास इटली was divided into 7 states। कितने प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था बेटा जानवी? 7, ठीक है। 7 of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Italy was divided into 7 states of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। इसका मतलब ये है कि उस समय पर इटली में लगभग 7 स्टेट्स थी और इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक स्टेट
एक राज्य ऐसा था जिसको क्या कहा जाता था, सार्डिनिया पैडमॉन्ट, रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी वो जो था वो इटली का ही मूल निवासी, ओरिजिनल इनहैबिटेंट रूलिंग डायनेस्टी थी। इन्हें बाकी की जो 6 रिमेनिंग प्रिंसली स्टेट्स थी, वो रिमेनिंग प्रिंसली स्टेट्स यूरोप के किसी दूसरे हिस्से से आकर के, बाकी की जो 6 प्रिंसली स्टेट्स थी वो यूरोप के किसी दूसरे हिस्से से आकर के उन्होंने कहां पर, इटली में अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So, सो जो रिमेनिंग एरिया था, द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, जो आज का नॉर्दर्न इटली है, उस जमाने में वहां पर ऑस्ट्रिया कंट्री का जो हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी के एक बंदे ने वहां पर क्या अपना रूल एस्टैब्लिश किया हुआ था। ठीक। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, जो सेंटर में इटली था, ठीक है, आज के इटली का जो सेंटर वाला पोर्शन है, इट वॉज रूल्ड बाय द पोप, POPE पोप। अब पोप कौन होते हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। द सदर्न रीजन वेर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग ऑफ स्पेन, ठीक है। स्पेन जो एक अलग यूरोपियन कंट्रीज थी, उसने किसी जमाने में इस सदर्न इटालियन रीजन को क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। yes, sir. अथर्व मालिकर, आर यू प्रेजेंट? अथर्व मालिकर। यस सर। हाँ ठीक है। ये तुमने एक मैसेज भेजा है, क्या मैसेज है? सर मैं वो ग्रुप में ऐड नहीं हूँ ना, इसलिए मेरा न्यू नंबर है। हाँ तो ये जो है 95886 95076, ये नंबर क्लास 9th के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है। हाँ 10th में। अच्छा 10th में ऐड कर दें कि 9th में कर दें? 10th में। 10th में, ठीक है ना। माय फादर नंबर इज ऐड इन द ग्रुप, ठीक है बेटा, ऐड करते हैं ना क्लास के बाद में। ठीक, थैंक यू। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation, ठीक है। वो जो इतने 7 स्टेट्स थे, ये सारे के सारे 7 स्टेट्स में लगभग सेम इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। So same language speaking group was there, only the difference is that कि थोड़ा बहुत डायलेक्ट में फर्क था, ठीक है। डायलेक्ट्स में क्या रहेगा, फर्क रहेगा, ठीक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल, द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल इन दीज 7 स्टेट्स वाज सिमिलर। वो जो लोग थे उनका इन 7 स्टेट्स में कल्चर कैसा था, सिमिलर था। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. yes, sir. So during the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. 1830 में Giuseppe Mazzini ने क्या किया, एक प्रोग्राम यानी एक आंदोलन शुरू किया, किसके लिए, एक यूनिटरी यानी यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक के लिए, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. yes, sir. तो 1830 के आसपास
इटली में एक रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिनका नाम था गुज़ेप्पे मैज़िनी। तो गुज़ेप्पे मैज़िनी ने एक प्रोग्राम, एक आंदोलन शुरू करने की कोशिश करी, इसके लिए एक यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक बनाने की। ठीक है, तो इस आंदोलन में उसने क्या किया, he had formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal। अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, इसने क्या किया, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। ठीक है, और उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था, यंग इटली। क्या नाम था उस सीक्रेट सोसाइटी का, यंग इटली। इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. परिजन गुड मॉर्निंग। परिजन गुड मॉर्निंग बेटा। परिजन गुड मॉर्निंग। परिजन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर सॉरी, वो पीछे ना किसी के घर में ना कुछ काम हो रहा था, इसलिए आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बताओ अभी तुम हो कहाँ पर? Where are you right now? परिजन? सर कोलकाता। कोलकाता। वेरी गुड, ठीक है, चलिए एंजॉय देयर, बट पढ़ाई करते रहो। नाउ so the failure of revolutionary uprising, the failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848। ठीक है, अब गुज़ेप्पे मैज़िनी और दूसरे कुछ जो अदर लीडर्स थे, उन लीडर्स के लीडरशिप में, ठीक है, इटली को एक यूनिफाइड कंट्री बनाने का आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, बट वो जो आंदोलन थे, वो जो रिवॉल्यूशन थे, दोनों रिवॉल्यूशन क्या हो गए, फेल हो गए। तो एक रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1831 में, और दूसरा रिवॉल्यूशन कब हुआ था बेटा, 1848। तो वो जो दोनों रिवॉल्यूशन थे वो फेल हो गए किसी भी कारण से। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन है, वो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन अब किसके कंट्रोल में आ गई, इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ सार्डिनिया पैडमॉन्ट। यानी जैसा हमने जर्मनी के केस में देखा था, यूनिफिकेशन की प्रोसेस जो कॉमन पॉपुलेशन था, कॉमन पॉपुलेशन का रिवॉल्यूशन जब खत्म हो गया तो यूनिफिकेशन की लीडरशिप किसने ले ली, किंगडम्स ने ले ली, है ना। तो जर्मनी के केस में यूनिफिकेशन की प्रोसेस किसके कंट्रोल में आई, प्रूशिया की। वही कंडीशन कहां पर बनी, वही कंडीशन बनी यहाँ इटली में। ठीक है, तो इटली में भी क्या कंडीशन बनी, वो जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है वो किसके कंट्रोल में आ गया, सार्डिनिया पैडमॉन्ट के। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So now the control of unification process, the control of unification process now come under the King Victor Emmanuel II. Okay, to unify the Italian states through war. In the eyes of the ruling elites of this region, okay, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. ठीक है, वो जो किंग विक्टर इमानुअल सेकंड थे, जो कहाँ के राजा थे, सार्डिनिया पैडमॉन्ट में। अभी एक चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है, जैसे नेम ऑफ द लीडर गुज़ेप्पे मैज़िनी,
ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक, हु हैज फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी? यंग इटली, है ना। तो यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी किसने फॉर्म की थी? गुजेप्पे मैज़िनी ने। ठीक है, फिर कौन सा इटालियन प्रिंसली स्टेट्स था? सार्डिनिया पेडमोंट। What was the name of the king of Sardinia Piedmont? King Victor Emmanuel II. तो ये जो important ऑब्जेक्टिव टाइप इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से लर्न करेंगे। हंसिनी, इतनी बात आई समझ में? संचिता बोंडे, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? संचिता, प्रथमेश परसुत, ये बेटा इतना लेट रिस्पांस क्यों आता है? कहीं गायब हो जाते हो क्या? नहीं, Why the response is so late? कमाई कभी कभी। ओके, ठीक है। Just a minute. Where is Prathamesh Parsutkar? Prathamesh, okay, so in the eyes of the ruling elites of this region, इसका मतलब इस इलाके में जो रूलिंग एलिट्स थे, रूलिंग एलिट्स मतलब जो जमींदार थे, रूलर्स थे। हेलो, हाँ प्रथमेश, क्लास फिर से ज्वाइन करो। हाँ, ये ना 10-15 मिनट की मुंह दिखाई करके गायब मत हुआ करो, समझे? हाँ, मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाता है कि दिस स्टूडेंट हैज लेफ्ट द क्लास। बेटा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आता है, चुपचाप आ जाओ। So, in the eyes of the ruling elites of this region, यानी इस इटालियन प्रिंसली स्टेट्स जो एरिया था, ठीक है, यहाँ जो रूलिंग एलिट्स थे, जो रूलिंग क्लास थी, वो क्या मानता था? रूलिंग क्लास को ये बात समझ में आ गई कि अयूनिफाइड इटली, यानी यदि इटली एक सिंगल कंट्री बनेगा, इटली यदि क्या बनेगा? एक सिंगल कंट्री बनेगा, तो उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इतनी बात आई समझ में? Yes sir. सो जो रूलिंग एलिट्स थे, यानी जो अपर कास्ट लोग थे, जो लोग शासन प्रशासन में अच्छा कंट्रोल रखते थे, दे ऑल्सो हेल्प्ड द सार्डिनिया पेडमोंट। ठीक है, उन्होंने भी इसमें क्या किया? अपना कंट्रीब्यूशन किया। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पेडमोंट, सार्डिनिया पेडमोंट के जो चीफ मिनिस्टर थे, व्हाट इज हिज नेम? काउंट डी कैबोर। तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पेडमोंट, ठीक है, काउंट डी कैबोर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। ठीक है, अब जैसे जर्मनी के केस में वहां का जो मिनिस्टर था, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट रोल था, तो सेम वाज द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पेडमोंट। ओके, एंड व्हाट वाज हिज नेम? काउंट डी कैबोर। तो जो सार्डिनिया पेडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे, काउंट डी कैबोर, ठीक है, he led the movement for unifying the Italian states. He was neither a revolutionary nor a democrat. ठीक है, like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better
than he did Italian. इसका क्या मतलब है? वो समाज के उच्च वर्ग, हायर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करता था, और हायर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करता था इसलिए जो हायर सोसाइटी थी, जो सोसाइटी का हायर लेवल था, दे मोस्टली यूज द फ्रेंच लैंग्वेज, है ना? वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? फ्रेंच. सो ही वाज एबल टू स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज मच बेटर देन he was able to speak Italian. ठीक, through a tactful diplomatic alliance with France, ठीक है, engineered by Cavour. engineered by Cavour का मतलब ये जो डिप्लोमेटिक अलायंस थे, ये जो संधि थी, ये जो बातचीत थी, इस गुप्त बातचीत के जरिए काउंट डी कैवोर ने, ठीक है, किसको? सार्डिनिया पेडमोंट को ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में मदद करी. यानी कुल मिलाकर जो सार्डिनिया पेडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे काउंट डी कैवोर, उसने सबसे पहले किसके साथ में हाथ मिलाया? फ्रांस के साथ हाथ मिलाया, यानी फ्रांस को अपनी तरफ किया. एक और फ्रांस की मदद से सार्डिनिया पेडमोंट ने किसको डिफीट किया? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया. ठीक है, इन विच ईयर? 1859. मनोजय, डिड यू अंडरस्टैंड अप टू दिस सेक्शन? Yes, sir. ठीक, परिमल गार्ड गए, यहां तक बात आई समझ में? ठीक. सो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स मतलब सार्डिनिया पेडमोंट की खुद की एक बहुत बड़ी सेना थी. तो जो रेगुलर आर्मी होती है ना, उसको यहाँ क्या बोला गया? रेगुलर ट्रूप्स. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजेपे गैरिबाल्डी. So he is also one more revolutionary in Italy. ठीक है, गुजेपे गैरिबाल्डी इटली में एक रिवॉल्यूशनरी पर्सन का नाम है. सो अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजेपे गैरिबाल्डी, ठीक है, तो जो रेगुलर फोर्सेस थी उसके अलावा गुजेपे गैरिबाल्डी के लीडरशिप में बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स ने भी किसमें? इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेशन की. तो 1859 में सार्डिनिया पेडमोंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा करके जितना हिस्सा हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था उसको यूनिफाइड कर लिया. देन इन 1860 they marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasant in order to drive out the Spanish ruler. So 1859 में जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था उसको भगाया. उसके बाद अगले साल साउथ इटली और जो उसके बगल के दो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज थे उनको कंट्रोल में कर लिया और वहां से किसको भगा दिया? स्पेनिश रूलर को भगा दिया. इन 1861 किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड was proclaimed as the king of United Italy. और 1861 में, ठीक है, जो इटली के किंग थे, दैट इज सार्डिनिया पेडमोंट के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, उन्हें क्या किया गया? यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया. ठीक. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel wife. अभी इसका सीधा सीधा क्या सेंस है? यहाँ सिर्फ इतना बताया गया है कि जो इटली की जो कॉमन पॉपुलेशन थी, इटली की जो कॉमन पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे,
इसलिए उनमें से मैक्सिमम लोगों को इस यूनिफिकेशन प्रोसेस के बारे में नहीं मालूम था, नेशनलिज्म के बारे में मालूम नहीं था। ठीक है। सो इटली कंट्री को, है ना, इटालिया, जैसे हम भारत माता बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं हमारे देश के लिए? भारत माता। भारत माता। भारत माता। भारत माता। तो जैसे हम हिंदुस्तान के लिए शब्द यूज करते हैं भारत माता, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है, इटली के लिए उन्होंने एक फीमेल आइडियोलॉजी डेवलप की थी, और वो फीमेल आइडियोलॉजी क्या थी? इटालिया। सो इटालिया जैसे इटली माता बोलते हैं, है ना, जैसे हम भारत माता बोलते हैं, तो दे हैव मेड अ फीमेल फिगर इटालिया। ठीक है। सो इटालिया बेसिकली किसके लिए वर्ड यूज किया जाता था? द कंट्री इटली। किसके लिए? ठीक है। वो जो कॉमन पॉपुलेशन थी, जो अनपढ़ लोग थे, वो लोग क्या मानते थे कि इटालिया जो है वो कंट्री के लिए नहीं बल्कि हमारे कंट्री की रानी है, यानी जो विक्टर एमानुअल वाइफ है उसकी, यानी जो विक्टर एमानुअल था राजा, उसकी वाइफ को ये लोग क्या मानते थे? ला टेलिया, दैट इज इटालिया मानते थे। ठीक है। चलिए, इतना कंप्लीट है। अभी इसको देखो जरा, है ना। तो दिस इज व्हाट द मैप ऑफ इटली। ये इटली का क्या है? मैप। मैप। आज का जो इटली नाम का कंट्री है वो इतना बड़ा है, ये देखो, ये जो डिफरेंट कलर्स में है ना, ये सारे मिला करके एक सिंगल कंट्री इटली आज की तारीख में फॉर्म करते हैं। तो 1858 यानी बिफोर यूनिफिकेशन, बिफोर यूनिफिकेशन मतलब इटली के यूनिफिकेशन से पहले, ठीक है, आज का जो इटली है वो इतने सारे स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक, इसमें से ये क्या है? सेवर सार्डिनिया और ये है पैडमॉन्ट। ठीक है। अब यहाँ पर कौन राज करेगा? लोकल इटालियन। फिर एक एरिया था लोम्बार्डी, एक था वेनेशिया, पार्मा, मॉडेना, टस्कनी, सैन, ये पेपल स्टेट। पेपल स्टेट मतलब जो पोप, पोप सुना है आपने? POPE, पोप। यस सर। No, who is Pope? Pope is a highest religious authority in Christian. Pope is a highest region authority. Highest religious authority. so ये पेपल स्टेट्स जो थे यानी पोप का शासन था, और ये है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। ठीक, अब यूनिफिकेशन के बाद ये एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री बना। ये क्या बना है? Single unified country. Single unified country. Single unified country. Sir, you are not audible. Sir, your video has paused. Yes, sir. Yes, sir. Sir, You are no not sound, no video. Sir. The video has stopped. Shared screen is also not visible. Sir, I think your network has gone. Sir, you are not visible. Yes, sir. Yes sir, audible.
now just a minute. So I am giving the response. Not visible. Tanvi Gore, are you listening beta? Yes sir, yes sir. हाँ, अभी एक बात ध्यान रखना, sometimes if it happens, ठीक है, कि कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाए है ना, तो वॉइस नहीं आएगा and I may not be visible, है ना, क्योंकि ये जब भी तब होता है जब टीचमेंट ऐप वाले क्या कर रहे हैं, अपने ऐप को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो कभी भी ऐसा हो जाए तो इमीडिएटली मुझे सेपरेट व्हाट्सएप पर एक मैसेज दे दिया करना। इज इट क्लियर तन्वी? Yes sir, yes sir. हाँ, सो आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा, देन ओनली आई वुड बी एबल टू ज्वाइन, ठीक है। वेल, सो Okay. ऑलरेडी द टाइम इज ओवर 11:20, ठीक है। सो बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत सेक्शन ही बाकी है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली थोड़ा सा बचा है, विजुअलाइजिंग द नेशन। सो ज्यादा नहीं है, 2-3 दिन का और है, ठीक। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लाइव क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir.